नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम मेंस में एसए का एक टॉपिक था। और टॉपिक है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूपीएससी व पेपर सेटर को जिसने ये टॉपिक सिलेक्ट किया उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। कूडोज फॉर सिलेक्टिंग ए मार्वलस फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक फॉर द एसए इन सिविल सर्विसेज मेंस इन 2022। बहुत ही बढ़िया टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट किया एज फार एज फॉरेस्ट आर कंसर्न्ड एंड देयर रिलेशन टू इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। तो अब टॉपिक पे आते हैं। क्या इसमें कहा गया है, इसमें क्या करना क्या था। देखिए, इसमें स्टेटमेंट को आप पढ़ो ऐसे के टॉपिक को अच्छी तरह से, तो देर आर टू एस्पेक्ट इन द स्टेटमेंट। एक तरफ फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स है, और आपको बीच में लिखा हुआ केस स्टडी, यानी कि लिंकिंग फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स थ्रू केसेज। केसेज आपके ये प्रैक्टिकल केसेज की बात कर रहे हैं, लाइव केसेज विच आर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, चाहे हमारे देश में हो या दूसरे देशों में हो। जो प्रैक्टिकल केसेज हैं जिसमें फॉरेस्ट और इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया है और जो आउटकम निकलता है वो डिस्कस इसमें करना है। तो मोस्ट ऑफ यू नो दैट टीचिंग केसेज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमबीए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो आईआईएम में पढ़ाई जाती हो या फिर अदर रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री और आउटसाइड कंट्री। तो टीचिंग केसेज एमबीए स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि भाई आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर एज ए मैनेजर, व्हाट विल यू डू। इस तरह से टीचिंग केसेज रहते हैं। लेकिन जो इसमें डिस्कस हम करेंगे वो रियल केसेज, प्रैक्टिकल केसेज हैं, ऑन केसेज हैं। और इसमें मोटा मोटा ये है कि फॉरेस्ट और इकोनॉमिक्स, यानी कि फॉरेस्ट को हम दूसरे शब्दों में इकोलॉजी भी कह सकते हैं, जिसमें लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, एंड व्हाट इज द आउटकम। तो फॉरेस्ट को दूसरे रूप में इकोलॉजी भी कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी कैसे साथ साथ चलते हैं विदाउट कन्फ्रंटिंग ईच अदर, और हाउ दे वर्क इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए, इस ऐसे की जहाँ तक बात है, मैं और भी यूट्यूब पे देख रहा था कैसे दूसरों ने इसको इस ऐसे को लिया है, इस कंसेप्ट को लिया है। इन्होंने इस तरह से लिया है कि फॉरेस्ट के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक देखिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखिए, जो कि ब्राज़ील अमेजन में है, इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में या वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट हैं। बेस्ट फॉरेस्ट हमारे वही होते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। उसमें 4 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। टॉप कनोपी में आपके डोमिनेंट ट्रीज रहते हैं, फिर उससे नीचे को डोमिनेंट ट्रीज रहेंगे, उससे नीचे मिडिल कनोपी रहेगी, सबसे नीचे ग्राउंड वेजिटेशन रहेगी। तो क्लियरली 4-5 स्ट्रक्चर आर देयर, वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से आपको इकोनॉमिक सिस्टम में भी आपके रह सकते हैं वर्टिकल लेयर। टॉप पे आपकी हैवी इंडस्ट्रीज आ गई, फिर मीडियम इंडस्ट्री आ गई, फिर उससे नीचे स्मॉल एंड मीडियम आ गई, फिर माइक्रो इंडस्ट्री आ गई। तो इस तरह से इन इकोनॉमिक सिस्टम ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, whether big and small, they have certain role to play.
एक तो ये कंसेप्ट भी वहाँ लगाया जा सकता है कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट कैन बी अडॉप्टेड इन इकोनॉमिक सिस्टम, दैट आई मीन फ्रॉम इकोलॉजी टू इकोनॉमी। इसी तरह से देखिए फॉरेस्ट का रेजिलियंट कंसेप्ट है। ये रेजिलियंट हम बात करते हैं, ये रेजिलियंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो एक रेजिलियंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है जिसमें एक ताकत होती है झेलने की, वेदर इट इज स्टॉर्म और वेदर इट इज एनी वेरी हाई रेनफॉल और फ्लड और एनी एक्सट्रीम इवेंट, वो उसको बेहतर तरीके से फेस कर सकता है, झेल सकता है। इसी तरह की आपकी करेक्टरिस्टिक इकोनॉमी में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे कोविड आने के बाद इंडियन इकोनॉमी ने जैसा जज्बा दिखाया है उसको झेल गई। और वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत देखिए क्या हो रही है आज। जितनी ग्रोथ हमारी है इस साल में या पिछले साल में, उतनी औरों की तो नहीं है। 7-8% की रेट से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो इट मीन्स आवर इकोनॉमिक सिस्टम इज रेजिलियंट इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि झेल गया कोरोना के इफेक्ट को इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से एक और करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है जैसे कि नो नेगेटिव बाई प्रोडक्ट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब एक नेशनल पार्क को लीजिए, टाइगर रिजर्व को लीजिए। टाइगर आपका एक टाइगर किले डियर, और जो लेफ्ट ओवर फ्लैश रहता है, मांस रहता है, जो टाइगर पूरा तो खाता नहीं है डियर को, उसके बाद वट एवर लेफ्ट ओवर फ्लैश इज देयर, देन हाइनाज, फॉक्सीज एंड जैकॉल्स विल कम, वो कंज्यूम करेंगे उस फ्लैश को। उसके बाद आपके वल्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो भी छोटा मोटा रह जाएगा वो माइक्रोब उसको कंज्यूम कर जाएंगे। यानी कि देयर विल बी नो वेस्ट अवेलेबल इन दी फॉरेस्ट। और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मिट्टी में मिल करके आपका ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा। तो इट मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्सीलेंट इन दी फॉरेस्ट। यही कंसेप्ट आपका इकोनॉमी में भी लगाया जाना चाहिए। जैसे कि आपका नेगेटिव बायो प्रोडक्ट आपके इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपका वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। तो दिस एट्रीब्यूट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इन इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये इस तरह का कंसेप्ट भी जो है, ये भी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। बहुतों ने इसको इसी कंसेप्ट को वो लोग लेकर के चले हैं जो और लोग इसको इस हिस्से को कैसे अटेम्प्ट करना है बता रहे हैं। बट माई अप्रोच इज समथिंग मोर देन दिस। मेरी अप्रोच इससे भी थोड़ी आगे है। वो है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बात हो रही है इकोलॉजी और इकोनॉमी को इकट्ठे चलाने की, इन प्रॉपर कोहेशन और इन विद वर्किंग विद ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बोथ रीएनफोर्सिंग ईच अदर, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक। यानी कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट यहाँ पे एक देखा जाएगा जिसमें कि तीन वो हैं, इकोनॉमिक सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन ए सोशल सिस्टम, एंड इन टर्न द सोशल सिस्टम इज एम्बेडेड विद इन ए इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि एक अर्थतंत्र है, एक समाजतंत्र है और एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो किसी भी सोशल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम को चलाने के लिए आपको अर्थतंत्र तो चाहिए। तो अर्थतंत्र आपका एम्बेडेड है सामाजिक सिस्टम में, समाजतंत्र में, और विच दिस सोशल सिस्टम और समाजतंत्र इज एम्बेडेड इन ए इकोलॉजिकल सिस्टम। ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र में है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द फॉरेस्ट और नेचर और नेचुरल कैपिटल। तो मोटा मोटा यहाँ पे इकोलॉजिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट को ही हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने रियल केसेस पे कि कैसे ये इसमें आगे बढ़ना है। यहाँ मैं एक और आपको मोटी मोटी बात बताना चाहूँगा कि जैसे लोगो है, ये आईएफएम भोपाल का ये कि लोगो है, इस लोगो में लिखा है आईएफएम भोपाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ MOEF एंड CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है। तो इसके लोगों में एक जो बात कही गई है, 3 वर्ड हैं संस्कृत के, प्रगते मूलम प्रकृति, जो आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये जो पूरा ऐसे का टॉपिक है वो इन 3 वर्ड में ही समाहित है। यानी कि
प्रगते मूलम प्रकृति, प्रगति मीन्स डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कह लीजिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मूलम मीन्स फाउंडेशन और प्रकृति मीन्स नेचर, यानी कि नेचर इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सारे अच्छे का सार इसी 3 वर्ड में आ गया है, और इसको हम आगे कैसे लेके चलते हैं देखते हैं। तो ये 4 केसेस मैंने सोचे हैं। केसेस तो और बहुत सारे बन जाएंगे, 85 केसेस बनाए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल केसेस की बात हो रही है, तो हमारे सामने हैं ये। तो पहला केस रहेगा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया गुजरात, तीसरा है अर्बन फॉरेस्ट एंड नियर बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चौथा है फॉरेस्टेड वाटरसेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। एक एक को डिस्कस करते हैं कि कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी साथ साथ चल रहे हैं। जैसे टाइगर रिजर्व का केस लीजिए, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर। टाइगर रिजर्व आपको सबको मालूम है, अबाउट 53 टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। टाइगर टूरिज्म इज ए वेरी फ्लोरिशिंग काइंड ऑफ इको टूरिज्म नाउ डेज। पिछले साल रणथंबोर में ही 4 लाख से ज़्यादा विजिटर्स आए थे। 10 करोड़ से ज़्यादा गेट फी में अर्निंग होती है, और वो गेट फी ज़्यादातर कहाँ काम आती है? लोकल लोगों के डेवलपमेंट में। इको डेवलपमेंट कमिटीज आर देयर, लोकल लोगों की स्किल डेवलपमेंट उसको एनहांस किया जाता है। तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। आपके लोकल चाहे टूर गाइड्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, जिप्सी ड्राइवर हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं आपके, या और कुछ भी है, लोकल लोग हैं, टैक्सी ओनर्स हैं। तो सारा आपका लोकल इकोनॉमी में ही पैसा जाता है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये तो हो गया इकोनॉमी पार्ट। और दूसरी तरफ आपके बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है, आपका जेनेटिक रिसोर्स मेंटेनेंस होता है। जेनेटिक रिसोर्स आपका जब तक मेंटेन नहीं होगा, आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ये कैसे आगे बढ़ेंगी? इन सब का मेन रॉ मटेरियल तो यही है, जंगल से ही है। जो एग्रीकल्चर हम गेहूं चावल खा रहे हैं, दे आर रिफाइंड वेराइटीज। इनका जो ओरिजिनल फोर फादर हैं वो तो जंगल में ही है। तो एक किस्म से ये बायोडाइवर्सिटी की रिपोजिटरी हम मेंटेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। और दूसरे बेनिफिट्स ले लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ इंटेंजिबल नेचर के हैं या इनडायरेक्ट नेचर के हैं, या नॉन मार्केट बेनिफिट जिन्हें कहते हैं, लाइक पॉलिनेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर अवेलेबिलिटी इन स्ट्रीम्स, क्लाइमेट एम्यूलियोरेशन। और आपका जैसे वाटर अवेलेबिलिटी इन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो आपका जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व है, जितने वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, साथ के तमिलनाडु को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ के आपका सारा टाउन्स को पानी जा रहा है, पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर। सिमिलरली टेक केस ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, आपकी जो नदियाँ निकल रही हैं सारे नियर बाई यूपी के सिटीज़ को ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही है। तो ये केस हो गया टाइगर रिजर्व का। ये दो मैं रिसर्च स्टडीज़ के बारे में मेंशन कर रहा हूँ। दीज आर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2 रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल्स। जो पहला है वो दैट इज ए स्टडी, ये दोनों स्टडी कंडक्ट की हुई हैं IIFM भोपाल के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो पहली स्टडी है रिलेटेड टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। टाइटल है प्रोटेक्टेड एरिया, और जो स्टडी की फाइंडिंग्स हैं वो हमने रिसर्च पेपर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत की हुई। तो पहली है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया, टूरिज्म, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक केस स्टडी फ्रॉम इंडिया। ये इकोलॉजिकल क्वेश्चन में पब्लिश हुई है। इकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है ये एक निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी है, पोलैंड की बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, और वहाँ ये जर्नल है, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, जो कि विच इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। तो उसमें ये क्लियरली सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का क्या योगदान है वहाँ की लोकल टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, ये सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। इट इज़ ओपनली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल एंड नेट पे अवेलेबल है। दूसरी स्टडी कान्हा की है। ये भी वही बता रही है कि किस तरह से कान्हा की वजह से लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और लोकल रोजगार के अवसर बढ़े। तो ये एक पहला केस हो गया कि टाइगर रिजर्व की वजह से आपका लोकल इकोनॉमी और इकोलॉजी कैसे साथ साथ चल रहे हैं।
दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया गुजरात, जो कि वर्ल्ड की टालेस्ट स्टैचू अबाउट 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। जैसा कि आप जानते हैं मोदी साहब का ये पेट प्रोजेक्ट है, और सरदार साहब को जो स्थान मिलना चाहिए अपनी भारत की हिस्ट्री में वो मिला है। और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि भाई 550 से ज़्यादा रियासतों का उन्होंने इंडिया में विलय किया, कुछ प्यार से, जो नहीं माने उनको डंडे डंडे के जोर से। तो ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ क्या है कि जो ये जहाँ ये मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाई गई है, वो एक सीनिक बैकड्रॉप, आप पीछे का वातावरण देखिए, वहाँ जो आपका सतपुड़ा विंध्याचल के फॉरेस्टेड हिल्स हैं, दैट इज ए नेचुरल फॉरेस्ट, देख करके तबीयत खुश हो जाती है। जो उसका वाटर शेड एरिया है बिहाइंड दी स्टैचू, और उसके साथ साथ मैन मेड ग्रीनरी आप देखिए। वहाँ आपका जंगल सफारी है, एकता नर्सरी है, कैक्टस गार्डन, ग्लो गार्डन, विश्व वन, वैली ऑफ फ्लावर, मतलब लॉट ऑफ ग्रीनरी हैज बीन क्रिएटेड, मैन मेड ग्रीनरी एज वेल एज आपका नेचुरल ग्रीनरी, नेचुरल फॉरेस्ट आर देयर। तो ये तो हो गया आपका इकोलॉजी साइड में वहाँ का। और दूसरा आपका ये इसमें क्लियरली लिखा है कि भाई आपके वहाँ इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी उस स्टैचू बनने के बाद। द फुटफॉल एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज क्रॉस 1 करोड़ मार्क इन जस्ट 4 ईयर्स ऑफ इट्स अनवेलिंग। बीच में कोरोना आ गया, उसके बावजूद भी आपका 4 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट पहुँच गए। जो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क से, वहाँ इतने टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं जितने यहाँ आ रहे हैं। तो और क्या चाहिए। तो ये आपका कितना योगदान है इसका लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने में। जैसे कि होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं, शॉप्स हैं, टैक्सीज हैं, टूर गाइड हैं, सभी का यहाँ रोजगार चल रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो और ये तो हो गया इकोनॉमी साइड में। दूसरा आपका इकोलॉजी साइड में देख लीजिए, ग्रीन कैपिटल फॉरेस्ट हैव बीन मेंटेन्ड, नेचुरल फॉरेस्ट भी हैं और आपके मैन मेड ग्रीनरी भी है। और इकोनॉमी फ्रंट पे ये तो रोजगार का तो मामला अलग है। इसके अलावा पावर जनरेशन, आपका सरदार सरोवर डैम है, इसको बनाने में कितनी मुश्किल आई थी उस समय की गुजरात सरकार को, कि कितने लोग तो इसके अगेंस्ट हो गए थे झंडे लेके कि भाई ये सारा वातावरण बिगड़ जाएगा, लोग विस्थापित हो जाएंगे, डैम की हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। जितना डिले हो सकता था डिले किया गया, लेकिन कुछ नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि भाई ये सब डिले करना है, एक टैक्टिक थी। आज देखिए कितनी पावर जनरेट हो रही है, कितना इरिगेशन वाटर मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर आपकी वहाँ के लोकल भुज इलाका हो, कच्छ का इलाका हो, या फिर बाड़मेर जैसा सूखा एरिया हो, जालौर राजस्थान के। तो आपके 4 स्टेट्स बेनिफिटेड हैं, गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये सब इकोनॉमिक फ्रंट को देखिए और नेचुरल इकोलॉजी फ्रंट को देखिए। तो ये इट क्लियरली शोज दैट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमी गोइंग टुगेदर। एक दूसरा केस स्टडी ये हो गई, प्रैक्टिकल है, जो कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ एक बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी कंडक्ट की जा सकती है। अगर किसी ने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो एक बेस्ट केस स्टडी हो सकती है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। कि क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे मोदी साहब को, कितना इन पे खर्चा कर दिया इस स्टैचू पे। अरे भाई वहाँ इलाके पे कितनी इकोनॉमी बढ़ गई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितनी देश की इकोनॉमी में इसका योगदान है, वो भी तो देखिए। तो इसका अगर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस किया जाए इस सारी साइट का, तो कितने बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, और कितना का खर्चा आया ये मूर्ति बनाने में या और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाला जा सकता है, जो कि डेफिनेटली मोर देन 1 होगा ही होगा। नेक्स्ट थर्ड मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, अर्बन फॉरेस्ट एंड नियर बाई प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है एक अगर बढ़िया पार्क्स, गार्डन या अर्बन फॉरेस्ट्री को मेंटेन किया जाता है। तो इसमें यूएसए, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में तो इस पर बहुत काम हुआ है। इंडिया में ये 2 स्टडीज अवेलेबल हैं, एक ये मुंबई की है और एक चंडीगढ़ की है।
कि मुंबई में भी ये दिखाया गया है कि गुप्ता एंड मैथिली के द्वारा कि किस तरह से ग्रीनरी का प्रभाव पड़ता है वहाँ की नियर बाई प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। और चंडीगढ़ में भी ये क्लियरली दिखाया गया है कि प्रॉक्सिमिटी टू सुकना लेक ऑफ चंडीगढ़ सिटी एंड लेजर वैली चेन ऑफ ग्रीन स्पेसिस, लेजर वैली वहाँ थ्रू आउट विड्थ ऑफ द चंडीगढ़ सिटी लॉट ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स हैव बीन क्रिएटेड इन लेजर वैली। आपका जाकिर रोज गार्डन वर्ल्ड फेमस वो उसी लेजर वैली में है। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई proximity to Sukna Lake and Leisure Valley chain of green spaces raised housing prices by 10% and 2% respectively। यानी कि सुकना लेक का योगदान ज़्यादा है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेट के बढ़ाने में। और ये स्टडी तो मैंने ही कंडक्ट की थी आपके हिडोनिक प्राइसिंग मेथड को लगा करके। और इस स्टडी के बाद मैंने रिकमेंड किया इसकी फाइंडिंग्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, और उन्होंने कलेक्टर रेट्स को बढ़ाया। और कलेक्टर रेट जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिवाइज और रिव्यू हुए तो नेचुरली आपके रेवेन्यू बढ़ा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपका ये इकोनॉमी में योगदान हुआ। और ये देखिए पैनोरामिक व्यू ऑफ सुकना लेक। सुकना लेक इज ए मैन मेड लेक बट क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी गुड। जब वाटर क्वालिटी अच्छी होगी तो नेचुरली पीपल विल लाइक टू सेटल डाउन नियर द लेक। आपके विलिंगनेस टू पे ज़्यादा होगी उस प्रॉपर्टी को रहने के लिए या ख़रीदने के लिए। और अनलाइक अदर लेक्स इन आवर कंट्री द वाटर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है, लास्ट पीछे आप देखिए बैकग्राउंड में सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ देयर। अब सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डन ए वेरी मार्वलस जॉब। दे हैव कंस्ट्रक्टेड लॉट ऑफ चेक डैम्स, अर्दन डैम्स, और इन्होंने ये सिल्ट रिटेंशन डैम बना रखे हैं ताकि सिल्ट आपकी लेक में ना आए। तो इस तरह से यहाँ ग्रीनरी मेंटेन की हुई है। और पीछे आप देखिए शिवालिक हिल्स नज़र आ रही है। तो नेचुरली when good water quality water bodies are there and good quality parks gardens are there, तो property rate will increase। तो ये डेमोस्ट्रेट क्लियरली हो रहा है। तो इसमें भी पता लगता है कि आपका इकोलॉजी और इकोनॉमी दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर फॉर अचीविंग बेटरमेंट ऑफ द सिटी। ये एक एग्जांपल बाहर का है, नीदरलैंड का है कि अट्रैक्टिव लैंडस्केप टाइप। अट्रैक्टिव लैंडस्केप का मतलब है ट्री प्लस वाटर बॉडी। दे इंजॉयड मोर प्रीमियम ओवर लेस अट्रैक्टिव एनवायरमेंटल सेटिंग इन 8 टाउन्स ऑफ नीदरलैंड। ये लुटिक के द्वारा कंडक्ट की हुई स्टडी है। 3,000 से ज़्यादा हाउस ट्रांजैक्शन का उन्होंने एनालिसिस किया, हिडोनिक प्राइसिंग मेथड लगाया, और ये आउटकम निकला कि भाई अट्रैक्टिव लैंडस्केप ज़्यादा प्रीमियम अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज पीपल शो मोर विलिंगनेस टू पे फॉर सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपका क्लियरली थर्ड केस था जो कि बताता है कि किस तरह से बेस्ट मेंटेन्ड इकोलॉजी की वजह से आपकी इकोनॉमी में अपलिफ्ट आता है। लास्ट केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, केस रिलेटेड टू फॉरेस्टेड वाटरशेड। इसमें मोटा मोटी ये याद रखिए कि सारे संसार में, ग्लोब में 1/3 ऐसे बिग सिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्टेड वाटरशेड से पानी ले रहे हैं। एक एग्जांपल तो अपना मुंबई का ही है। आपके मुंबई में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, विच वाज बोरीवली नेशनल पार्क अर्लियर। उसमें आपकी 4-5 लेक हैं तुलसी विरार नाम से। तो वहीं से काफ़ी पानी आपका ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए लिया जाता है। शिमला का एग्जाम्पल है, शिमला के ऊपर म्यूनिसिपल फॉरेस्ट है जिसमें देवदार, कैल, फर, स्प्रूस, ओक, ये सारे ट्रीज हैं। और दैट फॉरेस्ट इज कंजर्व टोटली फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द शिमला सिटी। इसी तरह जकार्ता, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ये शहर हैं जहाँ से आपका फॉरेस्टेड वाटर शेड से ही पानी आ रहा है। यानी कि इकोलॉजी आपने मेंटेन की होगी तभी आपका ड्रिंकिंग स्ट्रीम वाटर अवेलेबल रहेगा। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 दशक पुरानी बात है, ये 90 के आसपास इन्होंने ये कंसेप्ट शुरू किया था। उस समय ये डिसाइड हुआ
कि अगर कोई वाटर ट्रीटमेंट लगाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट अगर एस्टेब्लिश किया जाता है सीमेंट कंक्रीट वाला या मशीनरी लगा करके, तो उसमें लगभग $5 बिलियन खर्चा आएगा बनाने में, और फिर उसका हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके उसके अपोजिट उन्होंने क्या किया कि $1 बिलियन उन्होंने खर्चा किया नियर बाई वाटर शेड पे, जो कि लिखा हुआ है, देखिए, डेलावेयर वाटर शेड विच इज़ फार अवे अबाउट 120 माइल्स फ्रॉम दी न्यूयॉर्क सिटी। कैटस्किल वाटर शेड, वो भी 100 माइल के आसपास है फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, और सबसे नज़दीक है क्रॉटन वाटर शेड, ये भी 40-50 माइल अवे है। तो इन वाटर शेड में उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों को में इन्वेस्ट किया, उनको वहाँ के सीवेज और सेप्टिक सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, ताकि आपका सीवेज वहाँ के वाटर बॉडीज में ना जाए। आपका इम्प्रूव लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहाँ ने उन्होंने अडॉप्ट कराई। एफॉरेस्ट्रेशन पे जोर दिया, उनको कहा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत कीजिए और लीजिए पैसा लीजिए, दैट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विसेज। ये कंडीशन आप फुलफिल करिए, वाटर हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन फुल गुड कंडीशन, और वी आर पेइंग टू यू फॉर मेंटेनिंग दिस इकोलॉजी। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि किस तरह से आप इकोलॉजी को सुरक्षित रखेंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और आपको बढ़िया पानी मिलेगा और आपकी इकोलॉजी भी ठीक रहेगी। तो ये 4 केस स्टडी मैंने आपको डिस्कस की, जो कि इस टॉपिक को पूरी क्लियरली डिफाइन करती है कि they clearly demonstrate how ecology and economy can go together to have to work in symbiotic relationship. They work in cohesion each other without confronting each other. तो ये मेरा जितना सोचना था वो मैंने आपको सारा इसमें बता दिया। कंसेप्ट वो भी बिल्कुल ठीक है जो, और यूट्यूब कुछ यूट्यूब चैनल ने जो डिस्कस किया है कि आपका जैसे फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स को इकोनॉमी करेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से ये ज़्यादा आपका आइडियल यहाँ पे लग रहा है। खैर, यही इस ऐसे की ब्यूटी है, और ऐसे ही ऐसे आने चाहिए, और ऐसे ही फिलोसफिकल टाइप के जो कि सोचने पे मजबूर करें कैंडिडेट को, इसी तरह के ऐसे सिविल सर्विसेज के लिए बेस्ट है। तो इसकी आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सोशल और नोबल कॉज है मेरा, इसमें कोई किसी का ढेला नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, और फ्री में आपको क्योंकि मैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड हूँ और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ नौजवानों को एजुकेट करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।